नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लिथियम जीएस बर्ड में आपका स्वागत है। मेरे द्वारा आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी की जो भर्तियां आई हुई हैं, इसके अलावा ग्रुप डी की जिसकी भर्ती इसी महीने आने वाली है, इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से जीके और जीएस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की सीरीज चलाई जा रही है। और इस सीरीज की आज की जो क्लास है, ये तीसरी क्लास है। और आज की क्लास में जिन प्रश्नों को संकलित किया गया है, जिन प्रश्नों को आज के इस सीरीज में रखा गया है, इस सीरीज से बहुत सारे सवाल, और मेरा मानना है कि आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी की जो परीक्षा होने वाली है, उसमें जीके और जीएस के आने वाले सवालों में से 80% से ज़्यादा सवाल आज की इस क्लास से आने वाले हैं। इसलिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि अब तक आप इस सीरीज के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तुरंत इस सीरीज के साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल भी समय ना खराब करते हुए आइए शुरू करते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी और ग्रुप डी की सबसे बेहतरीन और महत्वपूर्ण जीके और जीएस की यह एमसीक्यूज की क्लास। इस सीरीज का पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। ऑप्शन है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 365। इस सवाल का सही आंसर होगा अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 तक आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत तथा राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 360 के तहत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था की गई है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा आर्टिकल 352। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन है बाबर, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां। इस सवाल का सही आंसर होगा अकबर। अकबर ने 1582 में विभिन्न धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तत्कालिक सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। लिहाजा यह धर्म बहुत समय तक चल नहीं पाया था। अकबर की मृत्यु के बाद लगभग ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और जिस समय अकबर था भी, उस समय भी उसके दरबारियों के अलावा अन्य क्षेत्रों में इसका प्रभाव बहुत कम ही रहा। लेकिन दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 में किया गया था। 1582 ये डेट भी कई बार पूछा गया आप लोग परीक्षाओं में कि दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा कब किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, 1582 में दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा अकबर। अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मेंटल, कोर, क्रस्ट और लिथोस्फेयर। इस सवाल का सही आंसर होगा क्रस्ट। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसमें प्रमुखतः 3 परतें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, बीच वाली परत को मेंटल, जिसे हिंदी में आवरण कहा जाता है, और जो सबसे आंतरिक इसकी परत होती है उसे कोर कहा जाता है। और प्रत्येक परत के कई कई स्तर होते हैं, जिसमें अगर क्रस्ट की हम बात करें, क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपीय क्षेत्रों में अगर हम देखें तो 30 से 34 किलोमीटर तक की होती है, महाद्वीपीय क्षेत्र में जो समतल भूमि है। इसके अलावा अगर इसे हम महासागरीय क्षेत्रों में देखें तो इसकी मोटाई बहुत कम हो जाती है, 5 से 10 किलोमीटर तक रह जाती है। और वहीं अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में देखें तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक चली जाती है। तो पृथ्वी की जो बाहरी परत है उसकी उबड़ खाबड़ है, कहीं पर इसमें महासागर है, कहीं पर्वत है, कहीं समतल मैदान है, कहीं पठार है। अलग अलग स्थानों पर इस भूप्रपट्टी, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, इसकी मोटाई घटती बढ़ती रहती है। भूगोल मेरे द्वारा संपूर्णता के साथ और विस्तृत तरीके से कराया गया है। यदि आप भूगोल को बहुत विस्तृत तरीके से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप
मेरी विस्तृत क्लासेस भूगोल की देख सकते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर होगा क्रस्ट, अर्थात भू प्रॉपर्टी। क्रस्ट को ही भू प्रॉपर्टी कहा जाता है। अगला सवाल है, भूतापीय ऊर्जा किससे संबंधित है? ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा, समुद्री ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। इस सवाल का सही आंसर होगा पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती है। पृथ्वी का जो कोर है और उसके ऊपर जो मध्यमंडल, जिसे मेंटल कहा जाता है, जिसे आवरण कहा जाता है, ये लावा की कंडीशन में है। अर्थात पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है। और वही जो पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में मौजूद ऊष्मा है उसी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। वर्तमान में इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है, जिसमें सबसे अधिक विद्युत उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। और इस ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, इसके लिए हमारी सरकारें लगातार प्रयासरत रही हैं, इस पर काम कर रही हैं। तो इस सवाल का सही आंसर होगा पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा। अगला सवाल है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है तिरुचिरापल्ली, कैगा, काकरापार और तारापुर। इस सवाल का सही आंसर होगा तारापुर। 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में इसकी स्थापना की गई थी, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। तो इस सवाल का सही आंसर होगा तारापुर। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार शामिल हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। इस सवाल का सही आंसर होगा 6। जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया था। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है और आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया था। इस तरीके से मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इस तरीके से वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 6। अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1929 का लाहौर अधिवेशन किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सवाल का सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। और इसी अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर भारतीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार तिरंगा फहराकर स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और यही कारण है कि भारतीय संविधान जो कि 26 नवंबर को बन करके तैयार हो गया था उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस 26 जनवरी की जो तिथि है इसका ऐतिहासिक महत्व है। इसी 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार कांग्रेस के द्वारा स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और वो इसी अधिवेशन के द्वारा प्रस्तावित था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, मेघदूत नामक काव्य किसने लिखा था? ऑप्शन है तुलसीदास, कालिदास, जयशंकर प्रसाद और कबीर। इसका सही आंसर होगा कालिदास। भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं कालिदास और इनकी एक प्रमुख रचना है मेघदूत। तो कालिदास की जो अन्य रचनाएं हैं इन्हें भी आप लोग याद रखेंगे और कमेंट करके हमें कालिदास की जो अन्य रचनाएं हैं वो जरूर बताएंगे। अगला सवाल है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन है विश्व बैंक, IMF, UNDP और WTO। इस सवाल का सही आंसर होगा UNDP अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री
महबूब उल हक और भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री नोबेल विजेता अमर्त्य सेन के द्वारा इसे तैयार किया गया था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला सवाल है, योजना आयोग की जगह किस संगठन ने ली है? ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, कृषि आयोग और रक्षा आयोग। काफ़ी आसान सा सवाल है, इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्थान जिसे नीति आयोग कहा गया था उसका गठन किया गया था। तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग नामक संगठन ने लिया है। नीति का तात्पर्य है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और यह ठीक उसी तरीके से कार्य करता है जिस तरीके से योजना आयोग कार्य करता था। तो सही आंसर होगा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ध्यान रखेंगे, डेट भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1919, 1920, 1915 और 1925। इस सवाल का सही आंसर होगा 1919। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था, जिसमें हजारों की संख्या में भारतीय क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे और उन क्रांतिकारियों पर अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर के द्वारा शूट एंड साइट के ऑर्डर दे दिए गए थे, जिसमें हजारों की संख्या में भारतीय क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। और यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1919। अगला सवाल है, रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और पाली। इसका सही आंसर होगा संस्कृत। रामायण जो आदि ग्रंथ है वाल्मीकि के द्वारा जो लिखा गया था वो संस्कृत के द्वारा लिखा गया था। बाद में इसे अन्य भाषाओं में भी लिखा गया, लेकिन जो आदि रामायण है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था जिसे वाल्मीकि ने लिखा था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा संस्कृत। अगला सवाल है, भारत में किस नदी को दुख की नदी कहा जाता है? ऑप्शन है कावेरी, गंगा, गोदावरी और दामोदर। इस सवाल का सही आंसर होगा दामोदर। दामोदर नदी को दुख की नदी कहा जाता है। दामोदर नदी जो कि मुख्यतः पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने वाली नदी है, इसे दुख की नदी कहा जाता है। यह नाम इसके द्वारा लाए गए बाढ़ की वजह से रखा गया है। सही आंसर होगा दामोदर नदी। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1882, 1885, 1890 और 1905। इसका सही आंसर होगा 1885। एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो डेट भी कई बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस डेट में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई है। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो विमोच चंद्र बनर्जी थे, वो भारतीय थे। तो ये भी आप ध्यान से रखेंगे। पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वो थे विमोच चंद्र बनर्जी। अगला सवाल है, पंचशील सिद्धांत किन देशों के बीच समझौता है? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत और श्रीलंका, भारत और नेपाल। इस सवाल का सही आंसर होगा भारत और चीन। अगला सवाल है, नारियल की राजधानी किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इस सवाल का सही आंसर होगा केरल। केरल को नारियल की राजधानी कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 मार्च, 5 जून, 22 अप्रैल, 8 मई। इसका सही आंसर होगा 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो सही आंसर होगा 3 मार्च। अगला सवाल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT क्या है? ऑप्शन है नेटवर्क से जुड़े उपकरणों का नेटवर्क, एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम, क्लाउड स्टोरेज सेवा और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस सवाल का सही आंसर होगा नेटवर्क से जुड़े उपकरणों का नेटवर्क। अगला सवाल है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार का पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन है ज्वालामुखी ब्लॉक, आवर्तक और बलित। इसका सही आंसर होगा बलित। हिमालय बलित पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण है। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के आपस में टकराने से जो वलय पड़ा था, इससे हिमालय का निर्माण हुआ था। हिमालय के निर्माण से संबंधित विस्तृत क्लास को यदि आप देखना चाहते हैं, हिमालय को यदि आप समझना चाहते हैं, तो मेरे भारत के भूगोल की जो विस्तृत क्लासेस कराई गई हैं उसे आप ज़रूर देखें। तो इस सवाल का सही आंसर होगा बलित पर्वत।
अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, संघीय और गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक। इस सवाल का सही आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार अब तक संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, और इसी संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए थे, जिसमें एक था धर्मनिरपेक्ष, दूसरा था समाजवादी और तीसरा इसमें एक और शब्द जोड़ा गया था अखंडता। ये 3 शब्द जो हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था प्रस्तावना में। तो इस सवाल का सही आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है वह 35 वर्ष। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 7,839 मीटर, 8,839 मीटर, 8,000 मीटर और 9,000 मीटर। इस सवाल का सही आंसर होगा 8,848 मीटर। अगला सवाल है कि भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर लोकसभा का चुनाव होता है। हालांकि राष्ट्रपति इसे समय से पहले भी विघटित कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष। अगला सवाल है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है NH44, NH27, NH48, NH19। इस सवाल का सही आंसर होगा NH44। NH44 को ही पहले NH7 कहा जाता था और यही वर्तमान में NH44 है और यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई 3,745 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 3,745 किलोमीटर है और जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक यह मार्ग जाती है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा NH44। ध्यान रखिएगा, यह सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि NH44 का पुराना नाम क्या है। तो ध्यान रखेंगे, NH44 का पुराना नाम है NH7। NH44 कहां से कहां तक जाती है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और NH44 की कुल लंबाई कितनी है? 3,745 किलोमीटर। ये किसी भी तरीके से सवाल को पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला सवाल है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है कृषि उत्पादन, औद्योगिकीकरण, पर्यावरण संरक्षण और शहरीकरण। इस सवाल का सही आंसर होगा कृषि उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। 60 के दशक में अर्थात 1960 के दशक में विश्व में खाद्यान्न को विकसित करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। भारत में MS स्वामीनाथन के द्वारा 1966 से 67 के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, जिसमें प्रमुखतः खाद्यान्न गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी को लेकर के इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। और विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये सवाल भी कई तरीके से पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किन के द्वारा किया जाता है? तो MS स्वामीनाथन के द्वारा समय 1966 से 1967। वैश्विक हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो इस तरीके से घुमा फिरा कर सवाल को पूछा जा सकता है। सभी चीज़ें आप लोग विस्तृत तरीके से ठीक से याद रखेंगे। तो इस सवाल का सही आंसर फिलहाल होगा कृषि उत्पादन। अगला सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा लद्दाख। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर होगा लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। तो इस सवाल का सही आंसर होगा लोथल। अगला सवाल है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा है? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल और भारत भूटान। इस सवाल का सही आंसर होगा भारत और चीन। भारत और चीन के बीच में जो अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है जो चीन से लगी हुई है, उसी को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और चीन से लगी हुई जो संपूर्ण रेखा है उसको मैकमोहन नहीं कहा जाता है। सिर्फ जो अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई है चीन की सीमा, उसी को मैकमोहन कहा जाता है। तो फिलहाल इस सवाल का सही आंसर होगा भारत और चीन। अगला सवाल है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी। इस सवाल का सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगला सवाल, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बिहार, बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इस सवाल का सही आंसर होगा बिहार। अगला सवाल है कि धौलागिरी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत। इस सवाल का सही आंसर होगा नेपाल। धौलागिरी पर्वत बृहद हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं उनमें से एक है। यह नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,167 मीटर है। ध्यान रखेंगे, ऊंचाई भी कई बार पूछा गया है धौलागिरी की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। धौलागिरी पर्वत नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8,167 मीटर है और ये बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर होगा नेपाल। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं? ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा और मिजोरम। काफ़ी आसान सा सवाल है, इसका सही आंसर है गोवा। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है चंपारण, बारदोली, खेड़ा और अहमदाबाद। इसका सही आंसर होगा चंपारण। बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1917 में। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा संविधान वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, रूस और चीन। इस सवाल का सही आंसर होगा भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के संविधान में वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जिस समय भारत का संविधान बनाया गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसे मूल संविधान कहा जाता है, उस समय भी ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान था, जिसमें 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, जिसमें 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 448 अनुच्छेद हो चुके हैं, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। हालांकि 2015 में जो 102वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद मूल अनुच्छेदों की संख्या फिर से 395 कर दिया गया था और इस तरीके से वर्तमान में मूल अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का सही आंसर होगा भारत। अगला सवाल है, चोल वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? ऑप्शन है राजा राज चोल, कुलोत्तुंग चोल, राजेंद्र चोल और विजयालय चोल। इसका सही आंसर होगा राजा राज चोल। राजा राज चोल चोल वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे और इन्हीं के द्वारा तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये कई बार सवाल पूछा गया है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल के द्वारा, जो कि चोल वंश के शासक थे, इनके द्वारा करवाया गया था। कहाँ पर स्थित है? तंजावुर में। ध्यान रखेंगे, भी कई बार पूछा गया कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो तंजावुर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। तो सही आंसर होगा राजा राज चोल। अगला सवाल है, किस वर्ष में भारत ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी? ऑप्शन है 1947, 1950, 1951, 1955। इसका सही आंसर होगा 1951। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में किया गया था और इस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत का उद्देश्य भारत में कृषि और ग्रामीण विकास रहा था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 1951। अगला सवाल है कि पोलियो टीका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोनास साल्क, एडवर्ड जेनर और लुई पास्चर। इस सवाल का सही आंसर होगा जोनास साल्क। जोनास साल्क के द्वारा 1955 में पोलियो टीका की खोज की गई थी। तो इस सवाल का सही आंसर होगा जोनास साल्क। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच स्थित चक्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है धम्मचक्र, अशोक चक्र, सत्य चक्र और धर्म चक्र। इसका सही आंसर होगा अशोक चक्र। अशोक के द्वारा बनवाए गए विभिन्न स्तंभ लेखों में जो सारनाथ का स्तंभ लेख है, उसके शीर्ष पर अशोक चिन्ह है और वहीं से इस चक्र को भारत के प्रतीक चिन्हों में रखा गया है। तो उस चक्र को अशोक चक्र कहा जाता है, जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं और ये नीले रंग का होता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे, उसे अशोक चक्र कहते हैं। तो सही आंसर होगा अशोक चक्र। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस वर्ष में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है 1919, 1920, 1921, 1923। इसका सही आंसर होगा 1920। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के
सभी देशों में शांति स्थापित करने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी, लेकिन यह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाई थी, जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। तो फिलहाल इस सवाल का सही आंसर होगा 1920। ये जो 40 क्वेश्चन कराए गए हैं आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी और आने वाली परीक्षा ग्रुप डी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा पूरा विश्वास है कि इस प्रैक्टिस सेट से आने वाली परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। लगभग 80% क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए मेरे द्वारा जो ये सीरीज चलाई जा रही है, इस सीरीज के साथ जुड़िए। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आपकी सुविधा की दृष्टि से इन सभी सवालों के सही आंसर, अर्थात इसका आंसर की मेरे द्वारा यहाँ पर दे दिया गया है और इस क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। उसे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पुनः अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है, क्लास आपको कैसी लग रही है और किसी भी तरीके का यदि आप सुझाव देना चाहते हैं क्लास से संबंधित, किसी प्रश्न पर आपको संदेह है, डाउट है, तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी और ग्रुप डी के जीके और जीएस के अगले एमसीक्यूज क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।